दोस्तों नमस्कार। आज भारत सरकार ने अपना बजट पेश किया। मोदी सरकार का ये तीसरा टर्म है और उसका आज पहला फुल टर्म बजट था। इससे पहले इंटरिम बजट आया था फरवरी में। अगर हम इंटरिम बजट और आज के बजट को देखें तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कल एक इकोनॉमिक सर्वे भी आया था, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। उसको भी ध्यान में रख के आज की हम चर्चा करें। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये कि जो बजट भारत सरकार ने घोषित किया है कि वो अपना जो पैसा है, जो आमदनी है, जो रिसोर्सेज हैं भारत सरकार के, उसको कहां और कैसे खर्चेंगे। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की है कि क्या ये जो चीजें बताई गई हैं क्या वास्तव में ये कोई नया बदलाव करेंगी, या इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हो सकती थी और सरकार ने नहीं की। क्यों नहीं की, ये तो जवाब सरकार ही दे पाएगी। लेकिन हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस बजट में ऐसा क्या था जिसको सरकार को करना चाहिए था और सरकार ने उसके बारे में चर्चा भी नहीं करी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इसीलिए दोस्तों जो आज की चर्चा है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित है, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए और जो तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा उसको आप आपस में चर्चा करिए, घर में चर्चा करिए, ऑफिस में करिए, फैक्ट्रीज में करिए और हो सके तो अपने एमएलए एमपीज के साथ करिए। क्योंकि ये मुद्दे जब तक एड्रेस नहीं होंगे, जो भी बजट में घोषणाएं हुई हैं वो फिर ऐसा ही लगेगा जो रूटीन घोषणाएं हर बजट में घूम फिर के वही बातें होती। तो इस बजट में मोदी सरकार ने कहा था कि जब चुनाव की बात हो रही थी तब मोदी साहब ने कहा था कि हम कुछ बड़े फैसले करने वाले हैं। उम्मीद थी कि कुछ बड़े फैसले इस बजट में भी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। क्या मोदी सरकार, जिस तरह से जनता ने लोकसभा में उतना समर्थन नहीं दिया जितना मोदी को उम्मीद थी, तो क्या इससे मोदी सरकार का मनोबल कमजोर हुआ है? क्या उनके पास वो पॉलिटिकल विल नहीं रही कि वो कड़े फैसले ले सके? ये आज बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कि इस बजट में क्या कहा गया है और आप और हमारी जिंदगी में इसका क्या असर होने वाला है, आज मुद्दा ये है। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने 9 बातें गिनाई हैं कि जो इस बार उनके फोकस में होंगी इस साल और आने वाले सालों में। अब ये जो 9 बातें हैं, इनको ये सोचिएगा कि क्या पहले ये प्रायोरिटी नहीं थी या आज से ये प्रायोरिटी शुरू हुई है। पहला मुद्दा जो आता है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। क्या ग्रीन रेवोल्यूशन पहले नहीं था जो आज हम बात कर रहे हैं? ये शुरू से था, इसमें कोई नई बात नहीं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, रोजगार पैदा करना और लोगों को सक्षम बनाना, ये तो हमेशा से नीड रही है, इस बार बजट में कोई नई चीज नहीं। इंक्लूसिव एचआरडी एंड सोशल जस्टिस, महिलाओं का उत्थान और सामाजिक न्याय, क्या ये कोई नई बात है? ये वही की वही चीजें हैं जो हर साल हर सरकारें बोलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, क्या इसमें कोई नई बात है? बगैर इसके तो इकोनॉमी चल नहीं सकती, रोजगार होगा नहीं, कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें नई बात क्या है। अर्बन डेवलपमेंट, ये हर सरकार का, चाहे राज्य हो या केंद्र सरकार हो, उसका फोकस रहता ही है। एनर्जी सिक्योरिटी, ये तो शुरू से प्रयास हो रहा है कि हम कम से कम तेलों पे आयात करें। इस बात में भी मुझे कोई नई चीज नहीं दिख रही। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये तो सरकार का काम है ही, अदरवाइज हर साल जो सैकड़ों करोड़ रुपए जो खर्च होते हैं वो कहां जाते हैं। इनोवेशन एंड R&D, ये भी बहुत पुराना एजेंडा है। मुझे याद है जब हम कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तब भी ये था। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी ये कहा था कि R&D इंस्टीट्यूशंस को 50% इनकम अपनी खुद जनरेट करनी होगी। हम R&D के लिए पूरा पैसा नहीं दे सकते। अगर आपकी R&Ds अच्छी है तो उनको इंडस्ट्री लेने को क्यों नहीं तैयार है? तो अगर आपने R&D अच्छी करी है, रिसर्च अच्छी करी है, तो उसकी मार्केट होनी चाहिए। तो फिर आप सरकारी टैक्स पेयर के भरोसे क्यों बैठे हो एज ए साइंटिस्ट? ये तो बहुत पुरानी चर्चा मनमोहन सिंह जी ने की थी। और फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, अब वो क्या है ये अभी तक पर्दे के पीछे है। तो दोस्तों जो 9 बातों पे फोकस किया गया है इस बजट में, मुझे उसमें पहली बात तो कुछ नया नहीं।
अब डिटेल में चलते हैं। द बजट फोकसेस ऑन जॉब क्रिएशन, बूस्टिंग कंजम्पशन, पोटेंशियली बेनिफिटिंग कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट एंड ऑटो सेक्टर। हम ये कह रहे हैं कि भाई लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा। लेकिन इस क्षेत्र में सरकारी बजट ने क्या किया है उस पर चर्चा जरूरी है। कोई भी पर्सनल टैक्स में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो पहले 7 लाख तक का अगर टैक्स एग्जम्पशन हो जाता था तब उसको बढ़ा के 10 कर दिया या 15 कर दिया। कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। कारण उसका बहुत सिंपल है दोस्तों, भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं है। इस बजट में भी भारत सरकार को 14 लाख करोड़ रुपए बाजार से लेने होंगे जो घोषणाएं करी हैं उसको पूरा करने के लिए। 14 लाख करोड़ का मतलब क्या हुआ? ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए पर मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 4,000 करोड़ रुपए हर रोज भारत सरकार बाजार से लेगी अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए। 4,000 करोड़ रुपए। अब ये फ्री में नहीं आता है, ये पैसा आपको वापस भी करना पड़ता है, उसका ब्याज भी देना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार पे ब्याज बढ़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में ये खतरे की घंटी है? इस पे भी ध्यान रखना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इनकम टैक्स और एम्प्लॉय बेनिफिट की बात की गई है उसमें ये कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो पहले 50,000 था उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया। अब जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से बाकी चीज है, मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम। लेकिन जहां तक बात है टैक्स रेजिम की, तो 3 लाख से लेकर 7 लाख की कमाई वाले लोग, 3 लाख से जो नीचे हैं, मतलब जिनकी आमदनी 25,000 रुपए महीना है, उसको कोई टैक्स नहीं देना। आप निश्चिंत रहिए, आपको कागज भी नहीं भरने। लेकिन अगर आपकी 3 लाख से 7 लाख की कमाई है तो आपको 5% देना है। अगर आपकी 7 से 10 है, 10 लाख तक, तो आपको 10% देना है। 10 से 12 लाख तक है तो 15 देना है। 12 से 15 है तो 20 देना, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी कमाई है तो आपको 30% ब्याज मतलब कि टैक्स देना है। इसका मतलब अगर आपकी कमाई 15 लाख है तो उसका 30% कटा दीजिए, तो एक्चुअली घूम फिर के आपके पास जो स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह हटा भी देते हैं तो कोई बहुत ज्यादा गेन आपको मिलता नहीं। कुल मिला के सैलरीड एम्प्लॉय में आपको अगर नई टैक्स स्कीम में आप जाते हैं तो आपको साल का 17,500 मतलब महीने का 1,500 रुपए के आसपास का आपको फायदा होने वाला है। रही बात कैपिटल गेन टैक्स की, अब जो कैपिटल गेन टैक्स है उसके अंदर अब 12.5% कर दिया गया है, पहले जो 10% था। इसका मतलब यह है कि अब आप स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं और पहले अगर आपको 10% टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 12.5% देना पड़ेगा। अगर आप जमीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं और उसमें किसी तरह का कोई कैपिटल गेन टैक्स है, तो जो पहले 10% लगता था वो 12.5% हो। इस बात को आपको समझना होगा। एक जो मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को लेके जो भयंकर सट्टेबाजी होती है उसको डिस्करेज करने के लिए सरकार तो चाहती है कि ये सट्टेबाजी ना हो, क्योंकि इसमें बहुत लोग बर्बाद होते हैं। 90% लोग नुकसान उठाते हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। तो जब भी आप F&O करने जाएं तो समझ लीजिएगा कि 90% चांसेस है कि आपका पैसा डूबेगा। इसलिए आप संभल के काम करें, किसी के कहने पे अपनी जिंदगी का पैसा बर्बाद ना करें। उस पे सरकार ने जो ट्रांजैक्शन टैक्स है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको बढ़ा के डबल कर दिया है, मतलब 0.01% से बढ़ाकर 0.02% कर दिया। अब जो एंजल टैक्स था उसको एबॉलिश कर दिया है। जो कस्टम्स ड्यूटी है जो पहले लगती थी उसको लेके काफी हद तक सरकार ने 15% ड्यूटी लगा दी है, क्योंकि पहले ये था कि भाई जो भी आपके ऊपर टैक्स लगता था वो ज्यादा था। अब क्योंकि इंडस्ट्री मैच्योर हो गई है, खासकर मोबाइल फोन्स की, जो प्रपोज टू रिड्यूस द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल से संबंधित स्पेयर पार्ट्स वगैरह, मोबाइल चार्जर, उसको 15% कर दिया गया। कस्टम ड्यूटी जो है वो सोने और चांदी पे 6.4% जो थी उसको घटा के 6% कर दिया।
अब सोने चांदी पे ड्यूटी क्यों घटाई? क्या स्मगलिंग बढ़ रही थी? मुझे इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि दो ही तरीके हैं, या तो अमीर लोग सोना चांदी खरीदेंगे, गरीब आदमी के तो बस की बात नहीं, या आप री एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या री एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ पे जो टैक्स लगता है 6.5% के आसपास गोल्ड पे, री एक्सपोर्ट पे तो लगता नहीं। तो फिर डोमेस्टिक लेवल में गोल्ड सिल्वर पे ड्यूटी घटाने की क्या जरूरत थी? ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। इसके अलावा जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज हैं, खासकर जो टेलीकॉम इक्विपमेंट, अभी वो लोग चाइना से और बाकी जगह से इंपोर्ट कर लेते थे। भारत सरकार चाहती है वो देश में बने, इसलिए उसकी ड्यूटी बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके और हमारे लिए, वो है रोजगार को लेकर। रोजगार के अंदर सरकार ने 5 स्कीमें निकाली हैं, जहां पे 2 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन होगा, और 1.48 लाख करोड़ जो दिया गया है वो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किल का दिया गया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी समस्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट पे कोई ऐसा प्लान नहीं बताया गया है कि जो हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ये आफ्टर ऑल लोग इनको लेगा कौन, किस क्वालिटी का स्किल चाहिए। अब ये कहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर मिलके करेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरी पॉलिसी को रीलुक करने की जरूरत है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर को आदमी चाहिए वो तो अपनी फैक्ट्री में, अपने ट्रेनिंग सेंटर में खुद ही स्किल करा लेता है। तो जो सरकार ये स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा कर रही है, ये किस तरह की स्किल हो, कौन उनको एंगेज करेगा, कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है इसका एक डिटेल प्लान देश की जनता को दिखाना चाहिए। जहां तक बात है जॉब क्रिएशन की, सरकार ने ये कहा है कि भाई हम आपको जो भी आप एम्प्लॉय रखेंगे और उनका जो पीएफ फंड होगा, हम उसमें आपको पैसा देंगे, 5-5 हजार रुपए 3 इंस्टॉलमेंट 1 साल में। अब सवाल इस बात का है कि क्या जस्ट बिकॉज सरकार इंसेंटिव दे रही है तो कोई भी आदमी एम्प्लॉयमेंट देगा? क्योंकि 15,000 से काम तो चलता नहीं, आज सैलरीज जो है वो काफी ज्यादा है। दूसरी बात, अगर आप स्किल्ड मैन पावर आपको चाहिए तो कंपनियां वैसे भी पूरी सैलरी देने को तैयार है। तो ये क्या लोअर क्लास, सेमी स्किल्ड, मीडियम मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट का है, या लेबर का है, सुपरवाइजर कैडर का है? इस बात को समझना होगा, क्योंकि अगर हमें क्वालिटी मैन पावर नहीं मिलता है तो मैं खराब आदमी के लिए या अनस्किल्ड आदमी के लिए उसको जॉब नहीं दूंगा, इवन चाहे मुझे इंसेंटिव मिले। तो ये इंसेंटिव तो तब फायदेमंद होगा जब आपको अपना जो स्किल डेवलपमेंट का प्लान है उसके साथ आप इसको लिंक करेंगे, कि जो प्रॉपरली स्किल्ड लोग हैं अगर उनको कोई एंगेज करता है तब आप ये इंसेंटिव उनको दीजिए, तब तो देखिए फायदा है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि क्या होगा। और दूसरी बात, फिर 1 साल 2 साल के लिए कागज बनेंगे, उसके बाद लोगों को निकाल दिया जाता नौकरी से। रही बात एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जरूरी है, अच्छा मुद्दा है, लेकिन 3 लाख करोड़ का एलोकेशन है टू बेनिफिट महिलाओं और लड़कियों के लिए, उनके लिए हॉस्टल बनाना, विमेन स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम बनाना, मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। अब आ जाती है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को लेकर। करीब 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए किया गया, मतलब लाइव स्टॉक वगैरह सब मिला के। Comprehensive review of agriculture research will be undertaken to improve productivity and develop climate resilient varieties. अब कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च जो रिव्यू होगा वो होगा एग्रीकल्चर का, कौन करेगा? वही पुराने साइंटिस्ट, रिटायर्ड साइंटिस्ट, या आप दुनिया से इसकी बेंचमार्किंग करेंगे? क्योंकि अगर आपने यहीं के सिस्टम के लोगों को रिव्यू के लिए रखा तो कुछ नया निकलने वाला नहीं, क्योंकि वो ये तो कहेंगे नहीं कि ये सिस्टम रॉटन है, खराब हो गया है, बर्बाद हो गया है, इसको टोटल बदल दो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो इसी सिस्टम की उपज है, तो अपने सिस्टम को तो वो क्रिटिसाइज करेंगे। तो रिव्यू कौन करेगा? उस रिव्यू के पैरामीटर कौन होंगे? और उस रिकमेंडेशन को क्या बाध्य माना जाएगा या सिर्फ रिकमेंडेशन समझ के डस्टबिन में रख दिया जाएगा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर साल
करीब 9 से 10 हजार करोड़ रुपए हम एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे बजट में देते हैं, लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिलता। आज भी किसान प्राइवेट कंपनी के बीज लेना प्रेफर करता है, ना कि दूसरों के, क्योंकि उसको पता है कि चाहे बीज महंगा है लेकिन ये बीज काम का है। ऐसी स्थिति में एग्रीकल्चर रिसर्च का रिव्यू बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि करेगा कौन। अगर अंदर के ही लोग करेंगे तो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं कि इसमें कुछ बदलाव होगा। रही बात रूरल डेवलपमेंट की, दोस्तों करीब 2,66,000 का बजट रखा गया है हर साल की तरह, और 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग अगले 2 साल में सिखाई जाएगी। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, आप एग्रीकल्चर रिसर्च से तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं पा रहे, नेचुरल फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, उन किसानों की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, इनका कोई बेंचमार्किंग है? क्या उससे महंगाई कम होगी? क्या उससे रोजगार मिलेगा या आयात बढ़ेगा और बेरोजगारी बढ़ेगी? इस बात को आपको समझना होगा। नेचुरल फार्मिंग की इकोनॉमिक्स और कंट्री की फूड सिक्योरिटी दोनों को लेके मुझे लगता है सरकार को एक व्हाइट पेपर निकालना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कई बार बोल चुके हैं हम ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका का एक्सपीरियंस और दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये बताता है कि ये चीजें हॉबी हो सकती हैं, मेन लाइन एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। अगर है तो इसका रोड मैप और व्हाइट पेपर सार्वजनिक करना चाहिए। जैसा हम कह रहे हैं कि ये बजट इस बार ज्यादा पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक नहीं है, तो इसीलिए जो 2 बड़े एलाइज हैं जो बिहार से और आंध्र प्रदेश से आते हैं, आंध्र प्रदेश से, उनके लिए करीब 26,000 करोड़ और 15,000 करोड़ मतलब 40,000 करोड़ रुपए का इंतजाम उनके लिए भी किया गया है। एमएसएमई के लिए भी फाइनेंशियल इंसेंटिव देने की बात कही गई है इस बजट में, लेकिन समस्या ये है करप्शन घटाने की बात नहीं कही गई। आपने तो ये कहा है कि हम कानून रिव्यू करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल इस बात का है कब और कौन करेगा और कैसे होगा। इसका रोड मैप और एक्शन प्लान क्यों नहीं सरकार ने बताया, ये चिंता की बात है, क्योंकि एमएसएमई को पैसे से ज्यादा भ्रष्टाचार और सरकारी कानूनों से मुक्ति चाहिए। अगर एमएसएमई अच्छा काम करता है तो कंज्यूमर उसका पूरा पैसा देता है, कस्टमर फ्री में नहीं लेता है कुछ भी। तो पैसे से ज्यादा जो एमएसएमई को चाहिए वो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और वो सरकार जो काम में टांग ना अड़ाए। अगर अप्रूवल के लिए कागज जाए तो उसको टाइम बाउंड मैनर में अप्रूव कर दिया जाए, और अगर अप्रूव नहीं है टाइम बाउंड मैनर में तो उसको डीम्ड अप्रूवल माना जाए, तब तो देखिए दोस्तों फायदा होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। रही बात बाकी कि अभी तक 1,000 कंपनियों ने जो इंसॉल्वेंसी का इशू था, करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं, 28,000 करोड़ के हिसाब से करीब डिपॉजिट्स हुए हैं, और 10 लाख करोड़ जो हुआ है वो भी इस समय डिस्कशन में है और वो रिकवरी की बात हुई। सबसे बड़ी बात आती है कि हायर एजुकेशन में आप लोन ले सकते हैं। भैया लोन लेके करेगा क्या? नौकरी मिल नहीं रही, पहली बात। आज डॉक्टर बनने के लिए 1 करोड़ रुपए के करीब खर्चा आता है, लोन ले लेगा, फिर आप उससे उम्मीद करते हो कि आप जाके गांव में काम करो। जिसने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया वो जनसेवा करेगा या जनता को लूटेगा? इसीलिए आज डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपकी मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी है। डॉक्टर बनने के बाद पहली सोच उस व्यक्ति की होती है कि किस तरह से मैं 1 करोड़ रुपए वापस लूं और बैंक को दूं, प्लस ब्याज प्लस बाकी खर्चे। तो 1 करोड़ जो उसने बैंक से लिया है, जब तक वो 3 करोड़ रुपए नहीं कमा लेगा वो जनसेवा कर ही नहीं सकता। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये भारत सरकार की पॉलिसी उचित है? यहां पे लोन अमाउंट बढ़ाने की जगह मेडिकल कॉलेज की फीस कैसे घटे, प्रयास इसका होना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं सरकार को दोबारा देखना होगा कि वो कर क्या रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट पे 26,000 करोड़ रुपए रोड कनेक्टिविटी की बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल मिशन जरूरी है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे 10 लाख करोड़ का खर्चा किया जाएगा, अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब जरूरतें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, न्यूक्लियर और स्पेस जो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्ट अंडर कंट्रोल में आता है, ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं और इस पे
प्राइवेट सेक्टर को जोड़ना और इंस्टीट्यूशंस में न्यूक्लियर और स्पेस पे रिसर्च पे ध्यान देना ये ज़रूरी है, नहीं तो ये सेक्टर बढ़ेंगे नहीं, इनका एप्लीकेशंस नहीं बढ़ेगा, ये लिमिटेड पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट बन के ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि इस बजट में सरकार की आमदनी कितनी एस्टिमेट की गई है कि 32 लाख करोड़ रुपए सरकार करीब अपने रिसोर्सेज से, टैक्सेस से कमाएगी, और जो खर्चे का प्लान है वो करीब 48 लाख करोड़ का है। आप 50 मान लीजिए राउंड फिगर। अब जो बीच का गैप है 32 और 50 का, ये जो 18 लाख करोड़ है, ये आपका आएगा लोन से। 1.5 लाख करोड़ रुपए, मतलब ऑन एन एवरेज 5,000 करोड़ रुपए रोज सरकार बाजार से उधार लेगी, ताकि वो अपनी जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको पूरा कर सके। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये बजट भारत के लिए आने वाले दिनों में कोई नए काम करेगा? रूटीन काम तो होते रहेंगे। क्या जो देश की ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर पाएगा, या इसमें और सुझाव हैं आपके कि इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, कैसे इसको लागू किया जाए ताकि रिजल्ट मिले, किसान का फायदा हो, युवा का फायदा हो, देश का फायदा? अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर इस बजट की और डिटेल चीज़ों के साथ मैं मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।